एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा क्या है, वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरह से समझ लेंगे और ख़त्म कर देंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आइए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग फोर्स को समझेंगे कि आखिर ये फोर्स क्या है, फिर फोर्स के टाइप को पढ़ेंगे। और लॉ ऑफ मोशन हमारा कौन दिया है, सर आइजैक न्यूटन। तो वो कितने लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसमें हमको इनर्शिया पढ़ना है, मोमेंटम पढ़ना है। फिर सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर सेकंड लॉ में हमें फोर्स का जो फॉर्मूला मिला है इसी से हम इसे डेरिवेशन देखेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड लॉ को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे। तो यही पूरा टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ना है। तो आई होप आपको टारगेट सेट हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को समझेंगे कि आखिर ये फोर्स क्या होता है। तो पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट डिफिनेशन नहीं है फोर्स का, ये हमारा फोर्स का अफेक्ट है। कैसे, हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ए और बी क्या है, दोस्त है, और वो एक दरवाजा, एक गेट को खोलने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, ए उस पर फोर्स लगाता है, ए क्या करता है, पुश करता है, लेकिन दरवाजा क्या होता है, नहीं खुलता है। और जैसे ही बी पुश करता है तो हमारा क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। तो पुश तो दोनों ने किया लेकिन दरवाजा खुल गया बी से। तो बी ने कहा कि तुमने इस पे फोर्स नहीं लगाया है इसीलिए दरवाजा नहीं खुला, लेकिन ए तो फोर्स लगाया था लेकिन इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाया था कि ये दरवाजा जाके खुल जाए। तो हमारा पुश डिफिनेशन क्या है, हमने यहाँ पे फोर्स का कहा पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे इस ए दोस्त ने तो पुश किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला, तो दूसरे ने समझ लिया कि इसने फोर्स नहीं लगाया। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट नहीं हो के इनकरेक्ट हो गया फोर्स का डिफाइन। तो फोर्स का करेक्ट डिफिनेशन क्या होगा, force is that physical quantity which act on body either change or try to change their position is called force। फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे बॉडी पे लगता है तो हमारा उससे पोजीशन चेंज हो जाता है या नहीं चेंज होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसी पे हमारा क्या आता है, फोर्स के दो टाइप होते हैं। एक हमारा क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स, और एक हमारा क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो कैसे इसे समझे, तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन बी। अब यहाँ पे एक हमारा क्या है, ये कार्डबोर्ड है, एक तरह से इसको मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है, और ये एक पर्सन इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का। तो ये न्यूटन हमारा क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है। फोर्स के एसआई यूनिट को हम लोग न्यूटन कहते हैं। और इधर से ये जो बी है ये भी लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो जब हम लोग फोर्स राइट साइड में लगाते हैं, इस साइड में, तो हमारा क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग फोर्स लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो हमारा फोर्स क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। राइट में लगाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में लेंगे तो निगेटिव होगा। तो जब ये लगा रहा है फोर्स ए, तो ये राइट साइड लगा रहा है तो हम फोर्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन ये जो बी लगा रहा है वो लेफ्ट साइड लगा रहा है, इसके क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड लगा रहा है, तो ये हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स हम लोग उसे कहते हैं इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द बॉडी इज 0 इज कॉल्ड और बैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स आपने जब कैलकुलेशन किया तो आपका 0 आ गया, वो आपका क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी मूव नहीं करेगा। अब कैसे मूव नहीं करेगा, अब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसे आपके पास कोई चीज है, इधर से एक आदमी उतना ही ताकत से खींच रहा है जितना इधर से एक आदमी खींच रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपका वो ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं करेगा लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे आप एक हाथ में अपने बैलून ले लीजिए, घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और जब उस हाथ को इधर से जितना फोर्स लगा के जातिएगा या इधर से जितना फोर्स लगाइएगा तो आपका बॉल बैलून तो मूव नहीं करेगा लेकिन क्या होगा, चिपकेगा, एक अंदर जाएगा, उसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। तो वो हमारा क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए आपको समझ लेना है कि उसमें मूवमेंट नहीं होगा बैलेंस्ड फोर्स में, लेकिन हमारा उसमें शेप क्या होगा, चेंज होगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे मान लीजिए ये हमारा 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये बी क्या है यहाँ पे अब कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा क्या कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव में ही चलेगा राइट, और ये हमारा लेफ्ट में आ रहा है तो निगेटिव में ही चलेगा।
अब इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट अ जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो जीरो नहीं हो तो वो हमारा क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये लगाया 10, ये लगाया 5, हमारा आंसर आया क्या, 5, मतलब हमारा इसका जीरो नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में। और अनबैलेंस्ड फोर्स में मोशन होगा, या मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इसका 5 न्यूटन का ज्यादा फोर्स है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, तो बैलेंस रुक जाएगा, सॉरी मोशन में आ जाएगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि या तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। यही है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। आई होप आप लोग ये फोर्स और बैलेंस और अनबैलेंस समझ लिए हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इस चैप्टर में अब हम लोग लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ मोशन कौन दिया है, सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन, इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिया है मोशन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा या रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो क्या कर रहा है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन टिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। तो अब जैसे हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक टेबल पे हमारा क्या रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है। तो वो टेबल पे बुक हमेशा रखा हुआ रहेगा जब तक हम लोग उस पे अपने हैंड का फोर्स यूज नहीं करके उसे उठा नहीं लेते हैं। अगर हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा, तो वो बुक टेबल पर ही रखा हुआ रहेगा। अब जैसे एक कार चल रहा है, वो कार क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहेगा जब तक क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, कुछ एक्सटर्नल लगा रहा है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम लोग बाईसाइकिल चलाते हैं और उसका जब पैडल नहीं मारते हैं, पैडल छोड़ देते हैं, फिर भी तो हमारा साइकिल मोशन में रहता है, लेकिन कुछ देर बाद जाके वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू रहेगा मोशन में, लेकिन यहाँ पे हमारा बाईसाइकिल क्यों नहीं रहता है, तो ये कारण क्या है, क्योंकि उस पे भी, बाईसाइकिल पे भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगता है, क्या, फ्रिक्शन का और एयर रेजिस्टेंस। जैसे आप यहाँ इस साइड में बाईसाइकिल चला रहे हैं तो ये आपका क्या है, बाईसाइकिल का क्या है, ग्राउंड से कांटेक्ट है। तो जब आप चला रहे हैं बाईसाइकिल इस साइड में तो आपको फ्रिक्शन अपोज करेगा इस साइड में, और आपको यहाँ पे क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस अपोज करेगा। तो जब आप उसको पैडल मार रहे हैं तो आप उस सब फोर्स को काट पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने पैडल मारना बंद किया तो ये सब क्या हो गया, भारी पड़ गया आपके साइकिल पर, तो आपका साइकिल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही कारण है आपके साइकिल का रुकने का, जब आप पैडल मारना छोड़ देते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही हमारा क्या आता है, इनर्शिया आता है। क्या, अब ये इनर्शिया क्या होता है, हम लोग इसे समझ लेते हैं। हो गया। अब हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही इनर्शिया को पढ़ते हैं। तो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही इनर्शिया को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमारा रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन उसको रेस्ट में बनाए कौन रखता है, इनर्शिया। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन उसको मोशन में बनाए कौन रखता है, इनर्शिया रखता है। तो यहाँ पे हमारा डिफाइन क्या कर रहा है, inertia is the property of body due to which it resists a change in its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में बनाए रखता है इनर्शिया। एक तरह से कह सकते हैं कि इनर्शिया एकदम आलसी है। इनर्शिया क्या है, एक आलसी व्यक्ति है। अगर हम लोग रेस्ट में है तो इनर्शिया में रेस्ट में ही बनाए रखेगा। इनर्शिया चाहेगा कि नहीं भाई आप मोशन में नहीं आओ, लेकिन अगर आप मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा कि आप मोशन में ही रहो, रेस्ट में नहीं आओ। तो वही हमारा क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। लेकिन इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, इनर्शिया हमारा मास पे डिपेंड होता है। मास पे डिपेंड होने
का मतलब क्या हुआ, अगर मास मतलब क्या, वेट, अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। एक हम लोग ले लेते हैं क्या, क्रिकेट बॉल, ये हमारा क्या है, क्रिकेट बॉल है। और एक हम लोग ले लेते हैं रबर बॉल, तो हमें पता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल यूज किया जाता है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो इसका हमारा क्या है, ज़्यादा वेट है, और इसका हमारा रबर बॉल का कम वेट है। तो अब हम लोग इसमें बोल सकते हैं इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, तो हमें पता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, मास ऑफ बॉडी पे, जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया। तो इस रबर बॉल का क्या होगा, ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टॉय कार है जिसका मास है 1 kg, क्या है, उस टॉय कार का मास है 1 kg, और एक हम लोग ओरिजिनल कार ले लेते हैं जिसका मास है 50 kg। तो अब जब आप इस पे फोर्स लगाइएगा तो किसे आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा पुश करने में, तो इसमें कम फोर्स लगेगा और इसमें आपका ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका मास कम है, मतलब इनर्शिया कम है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मास ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तब इसको फोर्स लगाने के लिए हमें फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पे इनर्शिया समझ चुके होंगे। लेकिन इनर्शिया से ही क्या क्या होता है समझते हैं। जब आप कार में बैठे हुए रहते हैं और या बस में, अचानक बस स्टार्ट होता है तो आप बैकवर्ड की तरफ आते हो, या आपने हमेशा महसूस भी किया होगा स्कूल टाइम जाते वक्त, या आप खड़े हैं और बस जैसे ही स्टॉप हो गया, सडनली स्टॉप हो गया, तो आपका बॉडी क्या होता है, फॉरवर्ड की तरफ आता है, फॉरवर्ड की तरफ गिरता है। या जब आप पेड़ को हिलाते हैं आम उम तोड़ने के लिए, तब आपका क्या होता है, आम नीचे गिर जाता है। कैसे नीचे गिर जाता है, अब ये भी इनर्शिया की वजह से कैसे होता है ये समझेंगे। या एक जंपिंग मैन या एक आदमी कार या बस से जंप करता है, तो वो जंप करता है तो उसमें उसको चोट लगता है, तो उसको चोट किसके वजह से लगता है ये भी हम लोग समझेंगे, और ये सभी हमारा क्या है, इनर्शिया में ही आता है। तो आइए हम लोग उसे समझते हैं। आपने ये खुद में अनुभव किया होगा कि जब आप कार में बैठे हुए रहते हैं और आपका कार स्टार्ट होता है तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं, लेकिन आपका कार जब मोशन में रहता है और अचानक स्टॉप होता है तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी होता है इनर्शिया के कारण। लेकिन इनर्शिया के कारण कैसे होता है इसे समझते हैं। आप अभी कार में बैठे हुए हैं और आपका कार भी क्या है, रेस्ट में है, और आप भी रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट होता है तो आपका कार तो मोशन में आ जाता है। आपका बॉडी क्या होता है, 2 भाग में डिवाइड होता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या है, कमर से ऊपर अपर पार्ट, और कमर से नीचे हमारा क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट क्या है, कार के कांटेक्ट में है, तो जैसे ही कार स्टार्ट हुआ लोअर पार्ट भी हमारा क्या आ गया, मोशन में आ गया कार के साथ। लेकिन हमारा अपर पार्ट क्या है, मोशन में नहीं आया, इनर्शिया की वजह से क्या हो गया, वो रेस्ट में ही रह गया, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पीछे के तरफ गिरता है। और ऐसा ही कुछ होता है जब हम लोग कार हमारा अचानक रुकता है। जैसे ही हमारा कार अचानक रुकता है तो आपका कार जो है वो रुक गया, कार आपका रेस्ट में आ गया, और आपका जो लोअर पार्ट है कमर के नीचे वो भी रेस्ट में आ गया क्योंकि उसका कार से कांटेक्ट है। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो रेस्ट में नहीं है, वो अभी भी मोशन में है क्योंकि उसका कार से अभी कांटेक्ट नहीं है, वो इनर्शिया की वजह से मोशन में है, जिसकी वजह से वो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है। और एक हमारा है हैंगिंग कारपेट का। जब आप या आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, जो आपके आप बाहर का कारपेट होगा घर के, उस पर डस्ट होंगे, तो जब आप उस कारपेट को लेके और एक स्टिक से बिटन कीजिएगा तो उसमें तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल गिरता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये भी इनर्शिया के कारण होता है। जब आप कारपेट से जब आप स्टिक से कारपेट को पीटते हैं तो क्या होता है, कारपेट तो आपका मोशन में आ जाता है, वो मूवमेंट करने लगता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होता है वो अभी भी रेस्ट में रहता है। क्यों रेस्ट में रहता है, इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहता है, क्योंकि इनर्शिया का क्या रूल है, इनर्शिया आलसी है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रखना चाहेगा, अगर मोशन में है तो उसको मोशन में ही रखना चाहेगा। तो हमारा डस्ट पार्टिकल क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। और ये मैंने सब पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसके नोट्स में लिख ले, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एग्जाम क्या, आपका कंपटीशन लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं इनर्शिया से लेकर। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म मोमेंटम को समझना जरूरी है, तो अभी हम लोग मोमेंटम को समझ लेते हैं। आखिर ये मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है,
मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हम लोग मोमेंटम को P से लिखते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से लिखते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड कैसे होता है? तो ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मास का केजी होता है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड हमारा एसआई यूनिट हो गया। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। और मोमेंटम हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसका मास है कितना? 75 kg और उसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी उसका है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको आपको बताना है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब यहाँ पे हम लोग को मास का वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मोमेंटम आ जाएगा। तो मास दिया हुआ है 75, वेलोसिटी दिया हुआ है 2, तो हमारा मोमेंटम कितना आ गया? 150 kg मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपका मोमेंटम यहाँ पे दे दे और मास दे दे और वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दे, तो आप भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जरूरी है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। अब हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखेंगे कि आखिर न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या करना चाहते हैं। उससे पहले आपको चेंज इन मोमेंटम को समझना होगा कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक बॉल है, उसका मास कितना है? 2 kg है। एक बॉल आपके पास है, उसका मास 2 kg और वो अभी क्या है? रेस्ट पे है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस बॉल को किक करते हैं या थ्रो करते हैं तो वो कुछ दूर जाता है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा? एम भी माइनस एम यू। तो एम भी माइनस एम यू यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि एम भी माइनस एम यू ये हमारा क्या होता है? इनिशियल, और ये हमारा क्या होता है? फाइनल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, तो आप लोग इसी फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। और इसको आगे डिराइव करने के लिए मान लीजिए कि आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m ब्रैकेट में v माइनस यू लिख सकते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं ये 2 है और ये 5 है, तब इसके वैल्यू को कैसे पुट कीजिएगा? तो m है, v माइनस यू है, तो मास कितना है? 2 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो आपका कितना आ गया? 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको चेंज इन मोमेंटम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो अब आप लोग सेकेंड लॉ को समझ जाएंगे। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का कहने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे ये है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा और उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो यही क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन हमारे सेकंड लॉ में यही कह रहा है। अब इसी न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम लोग फोर्स के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। मतलब फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एम ए, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब इसे कैसे डिराइव करेंगे? तो इसे भी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उससे कैसे डिराइव करेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्या है जिसका मास है m। आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास आपने कितना माना? m है, और उसके वेलोसिटी को आप कितने मान लेते हैं? u। उसका वेलोसिटी को आपने क्या मान लिया? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसके वेलोसिटी को आपने क्या माना? u माना। और एक पैक क्या होगा? उस पर फोर्स लग गया, मतलब क्या लग गया? F।
इफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, फोर्स। तो जब इस पे फोर्स लग गया तो वो क्या किया, मूव और करने लगा, आगे मूव किया, तो उसका वेलोसिटी अब क्या हो गया, v हो गया। ओके, ये मास था पर उस समय वेलोसिटी क्या था, u, लेकिन अब उस पर क्या लग गया, फोर्स लग गया, तो फोर्स लगने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम वी माइनस यू, ये हम लोग लिख दिए चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का उल्लेख है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं रेट से ही शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूँ, तो एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि हमारा रेट है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, टी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड लॉ पे बैठाना है। सेकेंड लॉ हमारा क्या कर रहा है, आपको लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कि फोर्स हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही कर रहा है, मतलब सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेकेंड लॉ में आपको यही कर रहा है कि फोर्स आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, तो फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसने देखा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने का आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, क्या ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो आपको तो यहाँ पे यही दिख रहा है वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो क्या यहाँ पे आप इसके जगह ए को पुट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास इनटू एक्सेलरेशन के, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चूंकि v माइनस यू बटा टी किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है ए के। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि फोर्स हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब इसके बाद ये जो प्रोपोर्शनल है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो क्या मान लिया, एफ इज इक्वल टू के एम ए, और के हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हम लोग के वैल्यू को पुट कर लेंगे, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं इक्वेशन ए, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन है। अब मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ के बी 1। अब मैंने के वैल्यू को क्या कर लिया, 1 कर लिया। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन है। अब के वैल्यू को हम लोग इसके इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, तो मैं के वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ। एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू मैंने क्या माना है, 1 माना है, और एम ए, तो आपका क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपका डिराइव हो गया किसकी वजह से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कहाँ पे सेकेंड लॉ का यूज हुआ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमने यहाँ पे देखा, जिसकी वजह से मेरा पूरा डेरिवेशन हुआ। तो मैंने तो आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डेरिवेशन हुआ, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिख के नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप लिखा नहीं। तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए कैसे डिराइव होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग चलते हैं, तो आई होप आप लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और फोर्स के फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया उसे समझ चुके होंगे। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, कि जब एक प्लेयर है वो बॉल को कैच करने के समय अपने हाथ को ऐसे मूव क्यों करता है, डायरेक्ट अपने हाथ में ऐसे कैच क्यों नहीं कर लेता है। तो अब इसका कारण हमें जानना है, तो ये क्यों होता है। तो जब एक प्लेयर के बॉल में हाथ आता है, तो अगर वो डायरेक्ट कैच कर लेगा अपने हाथ में, तो क्या होगा, वो बॉल ऊपर से आ रहा है तो उसका बहुत लार्ज मोमेंटम होगा। लेकिन वो जैसे डायरेक्ट अपने हाथ में कैच करेगा तो उसका मोमेंटम सीधे उसके हाथ में आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके हाथ पे उसे बहुत चोट लग सकती है और उसका हाथ फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि स्पीड में आता है। लेकिन वही जब वो अपने हाथ को मूव करेगा, जैसे आप लोग किसी के हाथ में एक मोटा सामान है, वो एक बैग आप पे छोड़ दे तो आपको दर्द होगा, तो वही आता है कि वो लार्ज मोमेंटम है और एक बैग आपके हाथ में आता है और एकदम जीरो हो जाता है उसका मोमेंटम। तो आपको क्या करेगा, वो हॉट करेगा आपके हाथ को। लेकिन जब अपने अपने हाथ को आप पीछे की तरफ ले जाते हैं,
कैच करते वक्त ऐसे, तो क्या होता है टाइम इंक्रीज होता है, जीरो के बजाय कुछ टाइम क्या होता है इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है डिक्रीज होता है। अभी हम लोगों ने फोर्स के फॉर्मूला में डेरिवेशन में पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया था तो मैंने क्या लिखा था, एम v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे टाइम बढ़ गया, जब वो इधर अपने हाथ को किया तो उसका टाइम बढ़ गया बॉल को कैच करने में, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद तब वो जो फोर्स उसके प्लेयर के हाथ में लगेगा वो कम लगेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गया तो फोर्स भी डिक्रीज हो गया, तो जब उस प्लेयर के हाथ में कम फोर्स लगेगा तो उसका हाथ को फ्रैक्चर नहीं होगा, उसका हाथ ठीक रहेगा, जिसके वजह से वो अपने हाथ को पीछे करता है। और इसके पीछे का क्या है, यही लॉजिक है, और इससे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसे नोट कर ले, क्योंकि 90% चांस रहता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हम लोगों ने फोर्स के फॉर्मूला को समझा है, तो उस पर आइए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जितना चीज़ सीखा है, जितना कुछ समझा है, वो सभी अब हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना समझ पाए हैं और कितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक बॉल है, उसका मास है 6 kg और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स का हमने डिराइव किया है, फोर्स का फॉर्मूला क्या, हमने तो फोर्स ही को डिराइव कर दिया कि उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो फोर्स का तो हमें डिफाइन पता ही होगा। फोर्स का डिफाइन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के वैल्यू को पुट करेंगे और एक्सेलरेशन के वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका फोर्स आ जाएगा। तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। अब 24 क्या, 24 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये थोड़ा सा है, देखते हैं कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कार का क्या है, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो हमें मास ऑफ कार दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा दिया, जो जो दिया हुआ है ना उस पर आप रेड मार्क या ब्लू मार्क कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। फोर्स निकालने के लिए कहा रहा है, वेलोसिटी 30 दिया हुआ है, टाइम 10 है, कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और हमारा उसका मास क्या है, 1500 kg है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो कैसे फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कार हमारा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। जब कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उस समय उसका वेलोसिटी जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी हुआ तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिख के यू लिख देता हूँ, यू क्या है, जीरो है, और वी क्या है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें क्या लगा है, 10 सेकेंड लगा है। लेकिन पे फोर्स बोल रहा है तो फोर्स का तो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, तब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो क्या आप इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिससे आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। तो चलिए, फाइनल वेलोसिटी 30 है, ये तो जीरो है और ये हमारा 10 a हो गया।
तो ये यहाँ पे हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा कितना आ गया 3 क्या मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर उसका एसआई यूनिट होता है। अब हमें एक्सेलरेशन निकल गया, कार का मास दिया ही हुआ है, तो अब हम लोग फोर्स के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है F इज इक्वल टू एम है। तो यहाँ पे हमारा मास क्या है 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या है 300 नहीं 3। तो आपका ऐसा ही आपका आंसर क्या आ गया 4500 क्या न्यूटन। 4500 न्यूटन कैसे आएगा, क्योंकि हमारा एसआई यूनिट क्या है फोर्स का न्यूटन है। इस पूरे को सॉल्व किए। अधिकतर आपके 9th स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन कम पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि फाइनल वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा, अब इससे एक्सेलरेशन निकालिए और फोर्स को निकालिए। इससे आपको दे देगा या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देगा, जिसमें आपको फोर्स दे देगा, मास दे देगा और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा। ये भी हो सकता है। तो आप लोग इसे कैसे निकालिएगा, फोर्स की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, मास की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो आपका एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगा F डिवाइडेड बाई M। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से पूरा सेकेंड लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना आखिरी और अंतिम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को देखेंगे। तो न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या कहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी ऑब्जेक्ट हम लोग पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो हम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो वही न्यूटन जी ने कहा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा जो होता है एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, जो फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया एक्शन हो गया, और जो सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे लगा रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो हमारा क्या हो गया रिएक्शन हो गया। तो आई होप आपको ये एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस करते हैं जो एक्सेलरेशन वो उसका इक्वल नहीं होता है। आखिर उनका एक्सेलरेशन क्यों नहीं इक्वल होता है, क्योंकि बॉडीज का मासेस डिफरेंट होता है। तो हमारा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है, एक्सेलरेशन आप लोग कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ मास होता है। मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ मास का मतलब क्या, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अब जैसे मान लेते हैं एक 20 केजी का कार है और एक 1 केजी का कार है। जब आप 1 केजी का के कार को चलाएंगे या धक्का देंगे कुछ भी करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा, लेकिन जब वही आप उसी फोर्स के साथ 20 केजी को करेंगे तो उसका क्या होगा एक्सेलरेशन कम होगा। तो मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो आई होप आपको न्यूटन के थर्ड लॉ को क्लियर हुआ। लेकिन आपने बहुत फिल्मों और सीरियलों में देखा होगा कि जब हीरो और विलेन गन को फायर करते हैं तो उनका हाथ पीछे की तरफ आता है, या जब आप बॉल दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार पीछे की तरफ आता है, या आप बोट से नदी के तट पे कूदते हैं तो आपका बोट पीछे की तरफ जाता है। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये अब हम लोग समझते हैं। आपने बहुत सारे फिल्मों और सीरियल में देखा होगा कि जब विलेन या हीरो गन को फायर करता है तो उसका हाथ पीछे की तरफ जाता है, जैसा कि आपको इस GIF में भी दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमारा वही क्वेश्चन है, व्हाई द गन रिक्वायल, गन क्यों रिक्वायल होता है। तो अब यहाँ पे नया शब्द आ गया कि आखिर ये रिक्वायल क्या होता है। तो द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ गन इज कॉल्ड रिक्वायल। गन के बैकवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं रिक्वायल कहते हैं। तो गन क्यों रिक्वायल होता है इसे समझते हैं। तो जब आपने गन लिया उसे फायर किया, तो जब गन फायरिंग किए आप लोग तो गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बुलेट क्या हुआ बाहर निकला। आपने जब फायरिंग किया तो गन क्या हुआ बुलेट पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बुलेट बाहर निकला कोई वेलोसिटी के साथ। तो जब गन फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट में बुलेट भी तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये फोर्स लगा रहा है तो बुलेट भी फोर्स लगाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो बुलेट जब फोर्स लगाएगा
जिसकी वजह से हमारा गन पीछे की तरफ जाता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग जब फायरिंग करते हैं तो बुलेट उतना दूर जाता है, लेकिन गन थोड़ा सा रिकॉइल क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि गन का मास बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू बुलेट, इससे कम, इसीलिए वो हमारा थोड़ा सा पीछे जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एक बोटमैन जो बोट से अगर जंप करके तट पर जाता है तो क्या होता है, उसका बोट पीछे चला जाता है और वो आगे चला जाता है। कैसे? वो जब जंप करता है तो वो बोट पे क्या करता है, जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन फोर्स कहेंगे। अभी मैंने आपको समझाया है कि एक्शन फोर्स किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन पे या सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए उसे को हम लोग एक्शन फोर्स कहते हैं, और जब सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो मैन ने उस बोट पे फोर्स लगाया तो वो हमारा क्या हो गया, एक्शन फोर्स हो गया। और उसी में हमारा क्या हो गया, बोट ने भी मैन, जितना फोर्स मैन ने लगाया बोट पे उतना ही फोर्स बोट ने मैन पे लगाया, जिसकी वजह से मैन क्या हुआ, उतना दूर जा पाया उस फोर्स के वजह से। और जो मैन एक्शन फोर्स लगाया था तो वो हमारा क्या हो गया था, बोट पीछे मूव कर गया था। जैसे आपको इस जीआईएफ में भी दिख रहा होगा कि ये कूद रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, बोट पीछे जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसीलिए है क्योंकि ये आ जाता है, वाई द गन रिक्वायर, वाई द व्हेन द बोट मैन जंप, तो वाई द बोट बैकवर्ड डायरेक्शन मूव, तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, तो आप लोग इसे राइट कर ले, क्योंकि आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 एंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कह रहा है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ टू बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी, कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम हमारा कोलिजन के बाद रहेगा, वही हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि आपको दे देता है कि शो द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिराइव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये सही बात है। तो कैसे प्रूफ कर लेंगे, तो आइए इसको प्रूफ करने का देखते हैं। और ये 90% चांस है कि यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन में ये डाल देता है 5 मार्क्स का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इससे 5 मार्क्स जुड़े हुए हैं। तो मान लेते हैं कि एक ट्रक है और एक कार है, कोलिजन है तो 2 ऑब्जेक्ट चाहिए ही। तो एक ट्रक है और एक कार है, तो ट्रक का मास मान लेते हैं m1 है और उसका वेलोसिटी क्या है, कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ होगा, मास कुछ होगा, इसका वेलोसिटी कुछ होगा, मास कुछ होगा। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, आपस में कोलाइड कर जाएगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा लेकिन मास नहीं चेंज होगा। अगर टकराने से मास चेंज होता रहता तो अगर एक मोटा आदमी पतला से टकरा जाता तो पतला हो जाता, ये तो बात है ना। तो मास हमारा क्या होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी, या इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो कोलिजन से पहले एक ट्रक है जिसका मास है m1 और वेलोसिटी है क्या, u1, और कोलिजन से पहले एक कार भी है क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसका मास है m2 और क्या है, वेलोसिटी है u2। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो सबसे पहले इसका मोमेंटम कैसे निकालिएगा, मैंने आपको मोमेंटम निकालना बताया था। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या आ जाएगा, बिफोर कोलिजन m1 u1, और मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगा, m2 u2। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगा, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब क्या हो गया, यहाँ पे ब्लास्ट, यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब हम लोग आगे, जब कोलिजन होने के बाद ट्रक का तो मास वही रहेगा और कार का भी मास वही रहेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v1 हो जाता है, और उसके कार का वेलोसिटी क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे मास इनटू वेलोसिटी से, तो m1 u1 हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ तक सब निष्कर्ष निकल गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्यों? क्योंकि हमारा बोल ही रहा है मोमेंटम क्या है कि मतलब कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को रहना चाहिए। तो हमें इसे ही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए जब कोलिजन होता है तो ट्रक जो है वो कार पे लगाता है F1 फोर्स। मैं इसे रब करूंगा बाद में। तो ट्रक क्या लगाता है, F1 फोर्स लगाता है कार पे। तो जब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, तो कार भी जरूर है कि ट्रक पे फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, F2। ये हमारा क्या है, ट्रक का है, और ये हमारा क्या है, कार का है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रक का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और ट्रक का फोर्स निकाल लेंगे, कार का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और कार का फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे क्लीन कर दिया क्योंकि हमारे पास स्पेस बन जाएगा बनाने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है, तो यहाँ पे ए से मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो वही हमारा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, v, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। तो v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, F2 फोर्स निकाल देंगे। F2 फोर्स कैसे निकाल देंगे, F2 फोर्स का मतलब है कि फोर्स अप्लाई किया है, तो हमने इसका नाम रखा है F2 फोर्स, F2 नाम रखा है। तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग मास हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रक का m1 है, ओके, और एक्सेलरेशन तो हमने पर निकाल ही लिया है, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। तो ये हम एक्सेलरेशन आ गया किसका, ट्रक का, और फोर्स आ गया किसका, ट्रक का। अब यही सेम चीज करेंगे हम लोग किसके साथ, कार के साथ। अब एक्सेलरेशन ऑफ कार का देखेंगे, ए ऑफ कार मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कार। कैसे, इसको कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी माइनस होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है, और डिवाइडेड बाई टी हो गया। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। और जब इसका बोल दे फोर्स, तो ये क्या, F1 फोर्स। अब जब F1 फोर्स आपको निकालना है, इसमें तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका मास क्या है, कार का m2 है, और हमें एक्सेलरेशन तो पता ही है, v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। F2 निकाल लिया, F1 निकाल लिया। अब आपको क्या पता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब ये F1 जो फोर्स है, ये F1 फोर्स जब ऐसे लग रहा है, ट्रक लगा रहा है, तो कार क्या लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करके बनाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मैंने इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करने के लिए एक स्पेशल से वीडियो बना रखा है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, जिससे आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर ये है क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसे डिराइव कैसे करेंगे। ओके, तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या करना है कि F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन F2 में क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट में चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फोर्स राइट साइड लगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब लेफ्ट साइड लगे तो क्या होगा, साइन निगेटिव होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब F1 कितना आया है उतना हमें पुट कर देना है। तो F1 कितना आया मुझे याद है, फोर्स का फॉर्मूला से m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, और F2 कितना आया है, माइनस m2
v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। ओके, इस t से ये t कट जाएगा। क्लियर? क्लियर है नहीं? इसे भी मैथ तो यहाँ के बच्चों का सबका मजबूत ही है, कोई सोचना ही नहीं है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ओके, तो ये निगेटिव साइड है, इधर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव साइन है तो इधर करूंगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहीं पे कर देता हूँ। तो जब हम लोग इसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो हमारा पॉजिटिव है। तो अब मिला लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमारा प्रूफ भी तो वही हुआ, क्या है प्रूफ, m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2, और m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, और एक और टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसे क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। जितना बुलेट का मोमेंटम होगा उतना ही हमारे गन का मोमेंटम होगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो इस पे क्या एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए। तो आइए मान लेते हैं कि एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम। बुलेट का मास हमने क्या मान लिया, 10 ग्राम, ओके। और उसके वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके वेलोसिटी को मान लेते हैं 300 मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ गन को कितना मान लेते हैं, गन के मास को कितना मान लेते हैं, 6 kg, ओके। तो मास ऑफ बुलेट इतना था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इतना था, और मास ऑफ कितना आ गया यहाँ पे हमारा, गन इतना आ गया। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो अब कैसे निकालिएगा, सबसे पहले इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालिएगा तो क्या करिएगा, 10 इंटू 300। तो ये आपका गलत है, क्योंकि आपका मास को कभी भी आपको ग्राम में लेके नहीं बनाना है, उसे आपको कन्वर्ट कर देना है केजी में, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी में होता है। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 3 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारा क्या होता है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ गन को निकालेंगे। गन का मोमेंटम क्या निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी निकालेंगे। तो मास तो पता है हमें 6 kg गन का, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। तो लोग वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। कि मान लीजिए मास हमें क्या है, 5 kg है, और वेलोसिटी तो हमें नहीं पता है, m इंटू वी। तो वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, mv आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों के इक्वल एक पलड़ा पे रख देंगे। कैसे, जैसे हमारा इसका आया 3, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ 3। ये हमारा क्या है, मोमेंटम ऑफ बुलेट। और यहाँ पे मोमेंटम ऑफ गन क्या आया है, 5v आया है, ओके। सॉरी, मैंने यहाँ पे 5 नहीं 6 लिया था, तो यहाँ पे 6v आया है। तो मैं यहाँ पे 6v लिख देता हूँ। तो अब यहाँ से आप वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप मैथ में तेज हो। v इज इक्वल टू क्या होता है, 3/6। तो ये हमें कट करेंगे तो 1/2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड का आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। सोचिए 0.5 इतना कम से ही उसका रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। अभी तुरंत ही समझे हैं। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी मैंने आपको क्लियर किया है, और उसका डेरिवेशन भी क्लियर किया है। ये हमारा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा दिया, और इसका डेरिवेशन भी बता दिया कि कैसे इसको डिराइव करेंगे। डिराइव आता है 5 मार्क्स का, मैंने आपको ये भी बताया। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मेरे साथ आप ये क्वेश्चन कीजिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कार ए का मास कितना है, 1500 kg, और उसका वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। एक कार है
ए जिसका मास है 1500 केजी और वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरा कार्ड है कार्ड बी, ये है हमारा कार्ड ए, ये हमारा है कार्ड बी, और कार्ड बी का कितना है, मास हमारा है 1000 केजी और उसका वेलोसिटी हमारा कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 1000 केजी और वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। ये कार्ड ए और ये कार्ड बी, और कोलिजन से पहले इसका मास और वेलोसिटी बताया गया और कोलिजन से पहले इसका भी मास और वेलोसिटी बताया गया, और जब कोलिजन हो गया, दोनों टकरा गया आपस में, तो कार्ड ए का वेलोसिटी क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। मास तो वही रहेगा 15 केजी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि कार्ड बी का वेलोसिटी क्या होगा, हमें कार्ड बी का वेलोसिटी निकालना है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जब हमारा कार्ड ए का मास और वेलोसिटी दिया है तो इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और कार्ड बी का भी मास और वेलोसिटी दिया है तो इसका भी मोमेंटम निकाल सकते हैं। और ये सभी हमारा मोमेंटम क्या निकल रहा है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ कार्ड ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार्ड बी। कार्ड ए का जितना मोमेंटम आएगा उतना कार्ड बी का मोमेंटम आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन आएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि कार्ड ए का कोलिजन के बाद मोमेंटम निकालेंगे, तो मास हमारा वही रहेगा, वेलोसिटी हमारा ये हो जाएगा मोमेंटम m इंटू वी। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा, कार्ड ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सॉरी, और कार्ड बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। जब ये आ जाएगा तो उसको हम लोग इस पर क्या बैठा देंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया है कि कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद भी होगा, तो दोनों को इक्वल साइड पे रख देंगे, हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं। कार्ड ए का मास इतना है, इसका वेलोसिटी इतना है, तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 37,500। ओके, ये क्या आया, कार्ड ई का हमारा मास आया, ये हमारे किसका आया, कार्ड ई का मास और ये मोमेंटम आया बिफोर कोलिजन। और फिर हमारा कार्ड बी का हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये मास है ये वेलोसिटी है, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्ड बी का आ जाएगा, ये केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होता है, मैं लिख देता हूँ केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखेंगे तो ये भी कार्ड का ए बिफोर कोलिजन, कार्ड का बी बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन बोल रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे 37,500 और इसमें तो हमारा कितना आ जाएगा 52,500। अब बिफोर, ये बी से हमारा क्या यहाँ पे है, बिफोर क्या है 52,500, बिफोर कोलिजन आ रहा है हमारा इतना मोमेंटम। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ कार्ड ए निकालेंगे, लेकिन आफ्टर कोलिजन निकालेंगे, क्योंकि जब कार्ड ए का आफ्टर कोलिजन निकालेंगे तो कितना आएगा, मास वही है और वेलोसिटी इतना हो गया, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब मोमेंटम ऑफ कार्ड बी निकालेंगे, तो मास तो है लेकिन वेलोसिटी दिया हुआ नहीं, तो दिया हुआ नहीं है तो लेट द वेलोसिटी भी भी, तो कार्ड बी का कितना हो जाएगा वेलोसिटी, कार्ड बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, तो 1000 भी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, इस दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30,000 प्लस 1000 वी। अब ये हमारा यही होगा। अब हम लोग इसको मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये हमारा क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22,500 इज इक्वल टू 1000 वी, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 22.5 हमारा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम जब भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन है तो जैसे मैंने आपको डेरिवेशन बताया है वैसे ही कीजिएगा, तो आपका आंसर 90 या 100% चांस है कि आपका आंसर आएगा। तो आई होप, और कैलकुलेशन थोड़ा सही कीजिएगा, मुझे पता है आप सब मैथ में तेज़ी है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट में पूछिए, या अगर वीडियो में कुछ आपको दिक्कत लगा हो कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो हमें कमेंट में सजेशन कीजिए। थैंक यू।